नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश में बढ़ते कांग्रेस के दबदबे की। चीन मुद्दे पर बीजेपी नेता के निशाने पर आए पीएम मोदी की बात करेंगे। राहुल गांधी के यूरोप दौरे से परेशान बीजेपी की, लालू यादव के बयान से मुश्किल में आई मोदी सरकार की। साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार के यू टर्न की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनावों से पहले दबाव में आई मोदी सरकार, घरेलू सिलेंडर 200 रुपए किया सस्ता। दिल्ली पुलिस G20 शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा की तैयारी में जुटी, पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ किया मॉक ड्रिल। WFI चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इलेक्शन पर लगाई है रोक, 25 सितंबर को होगी सुनवाई। शेयर बाजार तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 65,075 पर हुआ बंद। निफ्टी 36 अंकों की तेजी के साथ 19,342 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया का अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में संयोजक के साथ साथ अध्यक्ष पद पर भी मोहर लग सकती है और इसके लिए खड़गे के नाम का ऐलान हो सकता है। खड़गे के तल्ख तेवरों से बीजेपी पहले ही परेशान थी। अब इंडिया की कमान खड़गे के हाथों में आने से कैसे पीएम मोदी की रणनीति होगी फेल, देखते हैं ये रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन नए जोश के साथ विपक्ष को एकजुट करते नजर आए। जो बीजेपी अब तक कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले खड़गे को गांधी परिवार का रबर स्टैंड मान रही थी, वो अब उनके सामने पानी भरती नजर आ रही है। 26 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस की कमान संभालने के बाद से खड़गे अपने काम करने के तौर तरीकों और राजनीतिक सूझबूझ से बीजेपी को चुप कराते नजर आए हैं। अब इंडिया गठबंधन के लिए खड़गे के अध्यक्ष बनने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए उनके पास दलित चेहरे के तौर पर एक वरिष्ठ नेता है जो इसका नेतृत्व कर सकता है। इसके अलावा खड़गे के लंबे राजनीतिक अनुभव को भी तरजीह दी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की अटकलें हैं। हालांकि नीतीश कई दफा इनकार कर चुके हैं कि वो कोई पद नहीं चाहते हैं। मंगलवार 29 अगस्त को सीएम नीतीश ने एक बार फिर कहा, हम मुंबई जा रहे हैं और मेरे पास देश की ज्यादातर विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही दोहरा रहा हूं। 31 और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति का भी ऐलान हो सकता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इस गठबंधन में शामिल हुए ज्यादातर विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में आयोजित हुई थी। इसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, जिसमें इस गठबंधन के नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की घोषणा की गई थी। गठबंधन में 26 विपक्षी दल शामिल हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के और भी कई दल शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के बढ़ते दबदबे से बीजेपी मुश्किल में है तो चीन के बढ़ते हौसलों से पीएम मोदी मुश्किल में है। G20 में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों की तस्वीरें देखी थी और अब चीन ने नया नक्शा जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र होने का दावा किया है। चीन की इस हरकत पर पीएम मोदी विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता के निशाने पर आ गए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की सरकार ने बीते सोमवार को ऑफिशियली एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की विस्तारवादी नीति को अंजाम दिया हो। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दी थी। चीन के इस दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन सहित भारतीय क्षेत्र भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है। मनमाने ढंग से इजाद किया गया कोई भी चीनी मानचित्र इसे बदल नहीं सकता। हालांकि ये देखना दुखद है कि गलवान के बाद भी चीन का धोखा और हिम्मत जारी है। हमारे 20 बहादुर सैनिकों के शहीद होने के बाद पीएम मोदी ने ये कहकर उन्हें खुली छूट दे दी कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं घुसा। मई 2020 से पहले की यथास्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए और मोदी सरकार को इसकी बहाली से कम किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उम्मीद है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन में चीन के अतिक्रमण का मुद्दा वैश्विक मंच पर उजागर करने का एक और अवसर होगा। मोदी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि LAC के साथ
2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जा खत्म होना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मोदी से कहें, अगर आप मजबूरी के कारण भारत माता की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप हट जरूर सकते हैं और सेवानिवृत्त होकर मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं। झूठ से हिंदुस्तान की रक्षा नहीं हो सकती। इससे पहले राहुल गांधी ने भी लद्दाख दौरे के दौरान कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने उल्टा राहुल पर ही हमला बोल दिया था। अब तो चीन ने ही इसकी पुष्टि कर दी है। चीन लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, वहीं राहुल गांधी भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगले महीने यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो बेल्जियम में यूरोप आयोग के सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। उनके पेरिस में एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने की भी योजना है। तो क्यों खास है राहुल गांधी का यूरोप दौरा, देखते हैं ये रिपोर्ट। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा के बाद अब राहुल गांधी यूरोप की यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में यूरोप की 5 दिन की यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो विदेश यात्रा के दौरान 7 सितंबर को राहुल गांधी बेल्जियम में यूरोपीय आयोग के सांसदों से मुलाकात करेंगे। वहीं 8 सितंबर को पेरिस में विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। 9 सितंबर को वो पेरिस में श्रमिक संगठन की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद उनके नॉर्वे जाने का कार्यक्रम है, जहां राहुल 10 सितंबर को प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर सकते हैं। राहुल गांधी के यूरोप दौरे को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल उस वक्त यूरोप की यात्रा कर रहे हैं जब 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। गौरतलब है कि इस साल मई में राहुल गांधी ने अमेरिका का लंबा दौरा किया था। कांग्रेस नेता ने इस दौरान सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहरों में भारतीय प्रवासियों, कारोबारियों, पूंजीपतियों और कानून निर्माताओं के साथ साथ दूसरे अहम लोगों से बातचीत की थी। राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की थी। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके संबंध भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। बीजेपी ने मांग की थी कि राहुल गांधी को सच्चाई बताना चाहिए कि उन्होंने सुनीता विश्वनाथ से ये मुलाकात क्यों की, जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग की जाने वाली एक कंपनी से जुड़ी है। राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर गए तब बीजेपी ने इसका विरोध किया है। अमेरिका में दिए राहुल के बयान से बीजेपी सरकार सवालों में आ गई थी। अब यूरोप दौरे पर जाने से पहले ही बीजेपी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि बीजेपी में राहुल को लेकर खौफ है। राहुल गांधी के यूरोप दौरे से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता लालू यादव ने भी पीएम मोदी की बढ़ा रखी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव आज पटना से तेजस्वी यादव के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस दौरान लालू यादव के तेवर देखने लायक थे। लालू यादव एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से मुंबई रवाना होते हुए अपने पुराने अंदाज में नजर आए। पटना से मुंबई रवाना होने से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जब पटना में पत्रकारों ने मुंबई में विपक्ष की होने वाली बैठक के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने हाथ के इशारे से कहा कि वो नरेंद्र मोदी का गर्दन पकड़ने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का नरेटिव पकड़े हुए हैं, हम हटाना है। लालू प्रसाद यादव के कॉन्फिडेंस को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 सितंबर को होने वाली मुंबई की अब बैठक बहुत अहम होने वाली है। इस बीच बीजेपी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होगा। कुछ लोग देश में कुछ भी करने में सक्षम है। मैं पिछले 7 महीने से ये बात बार बार कहता आ रहा हूँ। लालू के इन तल्ख तेवरों से साफ है कि 2024 में पीएम मोदी के लिए अपनी सत्ता बचाना मुश्किल है। मुश्किल बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी की बढ़ा रखी है। सिक्किम में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से रणनीति तैयार करने में लगी हैं। इस बीच गंगटोक से बीजेपी विधायक वाईटी लेप्चा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गंगटोक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वाईटी लेप्चा ने दावा किया है कि अगर भगवा पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वो 500 वोट भी नहीं हासिल कर पाएगी। दरअसल लेप्चा सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम के साथ बनाए गठबंधन की वकालत कर रहे थे। लेप्चा का ये बयान प्रदेश भाजपा नेतृत्व की उस राय के विपरीत है
जिसमें उसने कहा है कि पार्टी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाले गठबंधन सहयोगी एसकेएम से संतुष्ट नहीं है। वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एसकेएम के साथ गठबंधन के बिना भाजपा के किसी भी सीट पर जीतने की संभावना बहुत कम है। भाजपा ने अपने दम पर एक भी पंचायत सीट नहीं जीती है। हमने एसकेएम के साथ गठबंधन में 2 विधानसभा उपचुनाव जीते। आपको बता दें, उनका इशारा गंगटोक सीट से अपनी सीट और मार्तम रूमटेक सीट से एसटी वेंगचुरप्पा की जीत की ओर था। लेप्चा ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थन करता हूं कि एसकेएम और भाजपा के बीच गठबंधन 2024 में भी जारी रहना चाहिए। बीजेपी विधायक के इस बयान से बीजेपी की कार्यशैली सवालों में है। सवाल तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार पर खड़े कर दिए हैं। 370 की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से पूछा कि जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, घाटी में कब बजेगा चुनावी बिगुल, ये सवाल लंबे वक्त से उठाकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार पर यही सवाल दागा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा और चुनाव कब होंगे। केंद्र ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के भविष्य पर 31 अगस्त को सरकार विस्तृत बयान देगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बना दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि भविष्य में जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जबकि लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 31 अगस्त को उच्चतम स्तर पर बैठक के बाद ठोस कदम सामने आ सकता है। मेहता की दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने पूछा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, क्या कोई रोड मैप है? आपको हमें वो दिखाना होगा। आपको ये बताने के लिए हमारे सामने बयान देना होगा। आप एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कैसे बदलेंगे और ये कब तक हो पाएगा, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। अब कोर्ट ने तो केंद्र सरकार पर सीधा सवाल दाग दिया, जिसके बाद देखना होगा कि मोदी सरकार क्या जवाब देती है। जम्मू कश्मीर की बात देखते हैं। जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हम यहाँ चांद दिखा रहे थे तो वहाँ चीन ने दिन में तारे दिखा दिए। उसने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने इलाके में दिखा दिया है और वहाँ की और तो और 11 जगहों के नाम भी बदल दिए हैं। आप ही बताइए, क्या नाम बदलने से कोई चीज़ अपनी हो जाती है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात जातिगत जनगणना पर बुरी फंसी मोदी सरकार की। बिहार में जातीय जनगणना का काम जारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि जनगणना का अधिकार केंद्र के अधीन है, लिहाजा बिहार सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकती। लेकिन अब मोदी सरकार अपने स्टैंड से पीछे हट गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह दाखिल किया हलफनामा कुछ घंटे बाद वापस ले लिया। पहले हलफनामे की पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर किया। पीएफ में कहा पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC, ST,
SE, BC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। नए हलफनामे से साफ हो गया कि राज्य जातीय सर्वे या उससे जुड़ी आंकड़े जुटा सकते हैं। इससे पहले बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि ये जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को हरी झंडी दे दी थी। इसे लेकर आज RJD प्रमुख लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बुरी तरह से इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाए? हाँ हो जाए सर्वे, हो गया ये सर्वे ही है। वहीं जातिगत जनगणना पर केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना, सच को दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना आता है। ये साफ हो गया है कि बीजेपी ये चाहती ही नहीं है कि जनगणना हो। अगर वो जाति जनगणना का समर्थन करते हैं तो देश भर में जातिगत जनगणना करा ले, किसने रोका है? और बीजेपी नेता अब मोदी सरकार से हुई गलती पर पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।